आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के 2 टॉपिक्स पढ़े थे, हाउ डी वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स एंड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि और विकास। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी होंगी, रिच, मिडिल, पुअर, रिच, मिडिल, पुअर। 3 चीजों के बारे में हम जब समझ लेंगे तब हमें इस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझ में बात आ जाएगी। सबसे पहले यदि डेमोक्रेसी में जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसमें होता है कि सारी चीजें नीट एंड क्लीन हो। इफ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप ऑफ द 50 years बिटवीन 1950 to 2000, अगर हम पिछले 1950 के डिकेड से लेकर के 2000 तक के बाद बीच में देखें तो बहुत सारी प्रजातांत्रिक कंट्रियां भी थी और बहुत सारी डिक्टेटरशिप वाली भी थी। उसमें आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनमें आप थोड़ा सा डिसबैलेंस वाली सिचुएशन दिखती है। क्या होता है कि जहां पे डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम होता है वहां पे डिसीजन बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा हाईवे डिस्कशन नहीं होता है, 1 पर्सन होता है, वही सारे डिसीजन मेकिंग का काम कर देता है। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि एक हेल्दी डिस्कशन होता है और उसके बाद उसमें चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग का हो, सबको ध्यान में रख करके वो योजनाएं लाई जाती है, इसलिए थोड़ी सी देर होती है। इसमें जो बात की गई है, इसमें बात बताई गई है कि जो ग्लोबल सिचुएशन इस समय है, ग्लोबल सिचुएशन में हर कंट्री एक साथ मिलजुल करके अपने ट्रेड को आगे ले जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तब से सारी कंट्रियां आपस में कोऑपरेट करके सारे काम करती हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और उससे हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आपके बुक में पेज नंबर 93 में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो दिखाया गया है 2000 से लेकर के 2006 का, उसमें दिखाया गया है कि जो 2000 से लेकर के 2006 के बीच में जो गरीब लोग थे वो गरीब होते गए और रिच वाले रिच होते गए, मिडिल वाले वैसे के वैसे रह गए हैं। मतलब क्या है कि जो गरीब है और अमीर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसके बेसिक फैक्ट समझ लीजिए। ग्रोथ का मतलब होता है क्या? वृद्धि। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। विकास और वृद्धि में क्या भाई जनरल वे में देखें तो दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इसके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नली होती है। ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नली होती है और जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनली होती है। जैसे किसी भी शरीर का बढ़ना क्या है? ग्रोथ है। और जब उसका मानसिक वृद्धि होती है तो उसको ये क्या कहते हैं ना कि ये मानसिक विकास है। शरीर के लिए विकास नहीं करते, शरीर के लिए क्या बोला जाता है? वृद्धि। वैसे ही हम समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जब वृद्धि होगी तभी विकास होगा। जैसे मैंने कभी आपको बताया था कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी वेल्दी बन पाएंगे, अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो धनवान कैसे बनेंगे। तो जो कार्टून दिया गया है इसमें रिच, मिडिल और पुअर का, वो हमारे यहाँ फिट बैठ रहा है। क्योंकि अगर गरीब आदमी है, अगर उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो वो अमीर कैसे बनेगा, और अगर वो अमीर नहीं होगा तो हमारे नेशन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी। इसमें पेज नंबर 94 पे कुछ इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज के दिए गए हैं कि जितने भी ऑल डेमोक्रेसीज रीजन्स हैं उनमें ग्रोथ रेट 3.95% है। ऑल डिक्टेटोरियल रीजन जो है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ 4.42%। मतलब जो डिक्टेटरशिप वाला इलाका है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रही है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी इम्प्रूविंग है।
और जो पुअर कंट्रीज हैं, जो डिक्टेटरशिप के अंडर में हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 4.34% है, और जो पुअर कंट्रियां हैं डेमोक्रेसी की, वहाँ पे भी 4.28% हैं। इस तरीके से इनइक्वलिटी और इक्वलिटी को अगर देखा जाए तो इसमें भी जो शेयर है नेशनल इनकम का वो भी अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग दिया गया है। तो इसमें टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 जब देखेंगे तो आपको इस इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की जो उपलब्धि है, जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धि है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, टेबल नंबर 1 और 2 को आप थोड़ा सा देख लेंगे। अब है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, असमानता और गरीबी में कमी। असमानता और गरीबी में कमी, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में सबसे पहला राइट आपको दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार का, लेकिन व्यवहार में ऐसा बहुत कम दिखता है। अगर हम विकास की बात करें तो इसके जो रीजनेबल इकोनॉमिक जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जब हमारे यहाँ कोई भी नियम कानून बनाया जाता है तो उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश गणतंत्र हुआ है, हम लोकतांत्रिक कंट्री बने हैं, गणराज्य बने हैं, तब से लेकर के आज तक हम अपने देश की गरीबी मिटाने में लगे हैं, और शायद हमें अभी भी सफलता पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। इसमें एक कार्टून दिया गया है वॉइस ऑफ पुअर। गरीब जो होता है, किसी कवि ने कहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो क्या है? गरीबी है। गरीबों को देखा जाए तो बोलने का भी राइट नहीं होता है, वो अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि उसके हाथ, जेब, मुंह सारी चीजें बंद हैं। इसका सब कहने का सेंस ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है डेमोक्रेसी कंट्रियों में, लेकिन व्यवहार में देखा जाए, व्यक्तिगत रूप में देखा जाए तो जो गरीब व्यक्ति है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, जबकि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है वो ये प्रॉमिस करती रहती है कि हम सबको सबका हक दे रहे हैं, और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी राइट टू इक्वलिटी को कंजर्व करती है। लेकिन जो हमारे यहाँ असमानताएं हैं वो कई लेवल पे, चाहे आप पॉलिटिकल लेवल पे देखें, चाहे सोशल लेवल पे देखें, चाहे कल्चरल लेवल पे देखें, हर जगह पे आपको इनइक्वलिटी दिख जाएगी। और ये हम लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ऐसा होता है। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था पॉवर्टी इन इंडिया में, कि कैसे भारत में निर्धनता है। उसी से रिलेटेड इसमें भी बात बताई गई है, जो क्लास 9 में आपने पॉवर्टी वाले लेसन में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इससे गरीब बेचारा अपनी लाइफ को सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है। जैसे उसमें हम लोगों ने आपको बताया, हमने आपको बताया था कि गरीब किसको माना जाता था। अलग अलग टाइम से अलग अलग डेटा दिए गए हैं कि जब आप 23 रुपये कमा लेते हैं तो आप गरीब नहीं, 32 रुपये कमा लेते हैं शहर में हैं तो गरीब नहीं। क्या ये गरीबी को डिफाइन करने की सही डेफिनेशन है? ये आपको सोचने की बात है। आप सोचिएगा कि क्या ये जो सारी नीतियां चल रही हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें अगर आप देखें तो जो ये वेलफेयर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, क्या ये उस गरीबी को दूर करने में सहायक है? तो जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये आंशिक रूप से कारगर हैं, परमानेंटली ये इसका सलूशन नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सामाजिक विविधताओं में शासन की बात करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, इट विल बी अ फेयर एक्सेप्टेशंस दैट डेमोक्रेसी, किसी भी प्रजातांत्रिक देश में हर व्यक्ति का यही चाहत होती है कि वो शांतिपूर्वक सादा जीवन जिए, अच्छी लाइफ जिए, और ये हर देश की सरकार का एक दायित्व, उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने कंट्री में रहने वाले सारे सिटीजन को एक अच्छा जीवन जीने का माहौल प्रदान कर सके। वी saw the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population। जैसे हम लोगों ने पहले के चैप्टर में देखा था कि कैसे पावर शेयरिंग में पोलैंड, बेल्जियम, ये सारी जो कंट्रियां थी,
ये कैसे अपने नागरिकों के हितों की रक्षा की थी। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रजातांत्रिक देश 100% डिफ्लिक्ट या डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकती है, लेकिन काफी हद तक वो अपने मतभेदों को दूर कर सकती हैं, जिससे जनता के बीच का जो आपस का टकराव है वो कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक राजतंत्र हैं वो ब्लाइंडली अपनी इंटरनल सोशल डिफरेंस को बढ़ाते हैं और अपनी आसपास की भी कंट्रियों को परेशान करते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने देश को अच्छे से हैंडल कर सकें, लेकिन दादागिरी करके वो अपने देश के नागरिकों के हितों को दरकिनार करते हुए अपने सारे वर्क करते रहते हैं। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम्स। जैसे हम लोगों ने श्रीलंका वाले में देखा था कि श्रीलंका ने कैसे अपना सोशल सिस्टम ठीक करके वहां पे डेमोक्रेसी के अच्छे आउटकम्स आए थे। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा है वही शासन है, जनता जिसको चाहे वही शासन कर सकता है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटी है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो हैं, वो शासन करने के लिए ही नहीं आए हैं। जिसको जनता चाहेगी वही शासन करेगा। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। अब ये नहीं है कि आप मेजॉरिटी के हैं, आपकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन गई है तो आप सिर्फ मेजॉरिटी के ही इंटरेस्ट की बात करना ना। जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो ओवरऑल सारे सिटीजन की कल्याण वेलफेयर के लिए सोचती है, चाहे वो जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, चाहे आप जिस भी रिलीजन के हों, चाहे जिस भी कास्ट के हों। अब एक बात आती है इसमें कि जो नागरिक हैं उनको कैसे फील हो, तो इसमें पेज नंबर 97 में टॉपिक दिया गया है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। नागरिकों की गरिमा और आजादी। कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको, अगर वो लेजिटिमेट काम कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो इसे फील होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी। लेकिन साथ साथ उसको ये भी फील होना चाहिए कि वो डिसिप्लिन में सारे काम करे, जिससे संवैधानिक तरीके से वो अपने काम को आगे बढ़ा सके, संवैधानिकता खतरे में ना आए। डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्पफुल करती हैं। आप अपनी सारी जितने भी अधिकार हैं उनको कंजर्व करते रहते हैं। जितने भी सिद्धांत हैं इसमें दिखाया गया है कि फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equals। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी देश के नागरिकों को हम गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं, ना तो हमें गुलाम बना करके उनको रखना चाहिए। हर नागरिक की डिग्निटी को ध्यान में रख करके उनको ये फील हो कि वो भी इंडिपेंडेंट हैं। इस तरीके से हमारे सोसाइटी का फॉर्मेशन होना चाहिए। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। जैसे हम महिलाओं की आज़ादी के बारे में बात करें, अगर महिलाओं की गरिमा के बारे में बात करें, तो मोस्ट अधिकतर सोसाइटियों में पूरे विश्व की देखें तो ये एक ऐतिहासिक रूप में देखा जाता है। इतिहास में भी दर्ज है कि जो हमारा समाज है वो मेल डोमिनेटेड है, महिलाओं की प्रधानता नहीं है। लेकिन बहुत लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं, लेकिन इस अधिकार के लिए उनको बहुत सारे त्याग करने पड़े। जैसे क्लास 9 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक टॉपिक आपने पढ़ा था, डिड यू वीमेन्स हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी? तो हाँ, कह सकते हैं कि महिलाओं ने भी अपनी क्रांति की थी। किस लिए? एक्टिव सिटीजन बनने के लिए। वैसे ही इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारी कंट्रियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूके हो, कोई भी कंट्री हो, सब अपने नागरिकों के अधिकारों के हितों की रक्षा करते हैं। लेकिन आज से अगर 1 शताब्दी पहले की बात करें तो कोई भी फीमेल के बारे में बात नहीं करता था। बेशक वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि भारत एक ऐसी कंट्री थी जो जैसे ही इंडिपेंडेंट हुई थी और उसके बाद जब हम रिपब्लिक हुए थे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लिए थे। सारे लोगों को राइट टू इक्वलिटी का राइट मिला था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे सारे सिनेरियो को ध्यान में रख करके हम देखें तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अच्छे आउटकम्स हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप
हर डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप नेशन के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, आपको प्रमोट भी किया जाएगा। इसमें जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में हम देखें तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ इसमें दिखाई गई हैं। हाँ, हमें जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम अपने देश की संप्रभुता, अखंडता के लिए भी कृतज्ञ रहें, क्योंकि हमारा जब विकास होगा तभी हमारे नेशन का विकास होगा। अगर हम विकसित नहीं होंगे तो देश कैसे विकसित होगा। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि एक व्यक्ति से ही परिवार बनता है, परिवार से ही समाज और हमारा देश बनता है। जब हमारा परिवार खुशहाल रहेगा तो देश ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा लेसन। इस लेसन में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। जो बातें आपको समझ में ना आई हों उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको आपको फिर से क्लेरिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक्स।